एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श और रोज की तरह हम प्राइम टाइम विचार विमर्श में आज पुनः एक बार आपके सामने हैं। साथियों, जो चर्चा हम करते हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के रोज 8:30 बजे, रोज रात्रि 8:30 बजे ये लाइव चर्चा होती है। अक्सर इसमें हम जो हमारे विचारक हैं, अभ्यासक हैं, उनको इसमें आमंत्रित करते हैं और उनसे हम एक दृष्टिकोण लेने की कोशिश करते हैं। उनके साथ चर्चा करके ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। आज भी ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विषय के बारे में काफी सारे लोगों को आज जिन्होंने बैनर दिखा हुआ है उन्हें पता होगा कि जाति के बारे में आज खास करके चर्चा होने वाली है, जाति चेतना के ऊपर चर्चा होने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भारत का ऐसा राज्य नहीं है जहां पर जाति की चर्चा नहीं हो। जब चुनाव आने लगते हैं, खास करके साल या 6 महीने 8 महीने चुनाव होता है, तो अलग अलग राज्यों में खास करके ऊंची जातियों में एक जातीय चेतना का एक ध्रुवीकरण का कोई ना कोई पहल वहां पर दिखाई देती है। जातियों के नाम लेकर के अखबारों में खबरें आना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जो बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, या जैसे आप उत्तर प्रदेश को लेंगे तो ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ये जातियों का एक बड़ा ताकत दिखाई देता है। ये ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं और उनके जो बड़े बड़े संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, वो जाति के नाम पर कुछ कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से उसको देखा देखी दूसरी भी जातियां इस प्रकार से काम करना शुरू कर देते हैं। खास करके जो जिन्हें हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, उनमें जो जातियां हैं, उन जातियों में ऐसे कुछ लोग उभर कर आते हैं, वो जातियों पर अपनी अपनी जातियों को लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिन महापुरुषों ने जाति तोड़ने का काम किया, जाति को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन लगाया, उनका वो नाम भी लेते हैं, खास करके मूल निवासी बहुजन समाज के लोग। और उससे जो समस्याएं निर्माण हो रही है, जाति के ध्रुवीकरण की जो समस्याएं निर्माण हो रही है, उसको लेकर के बहुत सारी जो मुद्दे हैं वो अचर्चित रहते हैं, या जिसके ऊपर हमें सलाह नहीं मिल पाती। आज ऐसे एक विषय को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय को के बारे में बताएंगे। डीके खापर्डे साहब ने का वक्तव्य है, उसको आधार बना करके हमने आज का विषय रखा हुआ है। विषय के बारे में बताने से पहले जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपनी खुद की टाइमलाइन पर और फिर वहां से आप इसको देखिए। अगर आप फेसबुक पर विभिन्न ग्रुप में शामिल हैं तो उन ग्रुप में भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। साथियों, आपने खुद के टाइमलाइन पर शेयर करने का फायदा ये है कि आपके जितने भी मित्र हैं, भले आपके 500 हो, 1000, 2000 जो भी मित्र फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना शुरू हो जाता है। और आप विभिन्न ग्रुप में हैं तो ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करने से फेसबुक के लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाता है, तो वो आप इस वीडियो में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया इसको शेयर करते रहिए। और जो साथी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, जो भी मैसेजिंग का ऐप इस्तेमाल करते हैं वहां से अपने मित्रों को जोड़िए। अगर आपके घर का टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टीवी पर इंटरनेट के माध्यम से भी आप ये लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर पर ये कार्यक्रम तीनों जगह ये लाइव हैं। तो साथियों, आपके आने की दस्तक दीजिएगा। जो साथी नए नए जुड़ रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक करके आपके आने की दस्तक दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आपका अभिवादन लिखें, आपका नाम लिख सकते हैं। आपके आने की सूचना आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं चर्चा को। आज का जो विषय है उसके बारे में आपको हम सर्वप्रथम बताना चाहेंगे। आज का विषय है यशिकाई डीके खापर्डे साहब का ये वक्तव्य है। उन्होंने एक भाषण में हमें बताया था, जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। विषय को पुनः एक बार गौर से देखिए। जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। यशिकाई डीके खापर्डे साहब, इनका ये स्टेटमेंट है, इनका ये वक्तव्य है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम जिनके साथ सलाह मशवरा करेंगे इस विषय के बारे में, डॉक्टर विनोद आर्या जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब से, और मूल निवासी इंजीनियर रमाशंकर जी हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं वामसिप से। तो साथियों, इनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा को शुरुआत करने से पहले पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट, इसको शेयर कीजिए और इस विषय पर आप
आपको आज के जो हमारे वक्ता हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनको सवाल पूछने का मौका भी हम देने जा रहे हैं। तो 40 मिनट के बाद इस कार्यक्रम के अभी इसके बाद 40 मिनट के बाद आप दोनों वक्ताओं से सवाल पूछ सकते हैं। तो जिनको आप सवाल पूछना चाहते हैं उनका नाम लिख करके आप उनके लिए सवाल आज के विषय पर सवाल आप लिखें और आपके नाम के साथ लिखें, आप कहाँ से सवाल लिख रहे हैं, कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, और सवाल भी आज के विषय से संबंधित होना चाहिए। जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, डीके कापड़े साहब का स्टेटमेंट है। तो चलो चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनोद आर्या सर और इंजीनियर रमाशंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव कार्यक्रम में। तो जैसे कि हमने बताया हमारे दर्शकों को कि जाति चेतना के ऊपर जो खापड़े साहब का वक्तव्य था उसको लेकर के आज हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम इंजीनियर रमाशंकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कथन है खापड़े साहब का, इसका एक बैकग्राउंड भी हम समझना आपसे चाहेंगे और इस वक्तव्य पर आपकी राय भी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और खापड़े साहब जो है बामसेफ के संस्थापक रहे हैं। तो उनके कथन का क्या संदर्भ है, कब कहा था, उसके ऊपर आपसे सर्वप्रथम जानना चाहिए। धन्यवाद प्रदीप जी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। जो आज का सब्जेक्ट है कि जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ और अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश की शासन करती हुई जमात बनना है। अब शासन करती हुई जमात बनना है तो क्या हम जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक करती जमात बन सकते हैं? तो ये जो वक्तव्य है वो यशकाई डीके खापर्डे ने बिहार में अपने भ्रमण के दौरान पाया कि बिहार में जो है जाति चेतना पे काम हो रहा है और जाति चेतना के पे काम होने के कारण जो है हम अपने दुश्मनों से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। यादव कुर्मी का दुश्मन हो गया, कुर्मी यादव का दुश्मन हो गया है। और जाति चेतना तो बढ़ी है, लेकिन जो है जो महापुरुषों की विचारधारा है वो विचारधारा के आधार पर जो चेतना होनी चाहिए थी वो चेतना का अभाव है। इसलिए खापड़े साहब ने बिहार में जब गए तो एक कुर्मी महासभा के कार्यालय में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो लगी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज कौन है? तो लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए ये कौन है। अर्थात तो छत्रपति साहू जी महाराज का फोटो तो लगा रहे हैं, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा क्या है इसके बारे में उन्हें जागरूकता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि बिहार में ढेर सारे लोगों में कास्ट कंससनेस आ रही है, लेकिन कास्ट कंससनेस तो है पर क्लास कंससनेस नहीं है। यानी क्लास कंससनेस अर्थात कि एक वर्ग की जो चेतना होनी चाहिए थी उस चेतना का अभाव है। और जातिगत चेतना के कारण मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़े भिड़े कटे मरे जा रहे हैं। इसलिए खापड़े साहब ने कहा कि भाई कास्ट कंससनेस को आप क्लास कंससनेस में कन्वर्ट करिए, जो है जाति चेतना को आप जो वर्गीय चेतना में कन्वर्ट कीजिए। जो दूसरा जो है कि ये जो जाति चेतना है इसमें विचारधारा का अभाव है। तो इसमें आप जो है जिस भी महापुरुष को आप समझ रहे हैं कि ये महापुरुष जो है हमारे जाति का है, हमारे समाज का है, लेकिन उस महापुरुष की विचारधारा क्या है? आप उस महापुरुष के नाम सुनकर केवल मत जुड़िए, बल्कि उस महापुरुष ने क्या कहा है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर ऑर्गेनाइज हो। तो इसलिए खापड़े साहब ने कंक्लूड किया कि भाई जो जाति चेतना हो रही है,
जात चेतना के आधार पे, चूंकि मूल निवासी बहुजन समाज संगठित नहीं हो सकता, आपस में ही लड़ता भिड़ता है, इसलिए जात चेतना के आधार पर जो हमारे महापुरुषों ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो उस शासन करती जमात का जो आंदोलन है वो जात चेतना की स्टंटबाजी करके नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उसमें कहीं न कहीं जो है जमात की चेतना होनी चाहिए और विचारधारा की चेतना होनी चाहिए। ऐसा था उनका मानना। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसी बात पर कापड़े साहब की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं डॉक्टर विनोद आर्या सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो उन्होंने बताया है जाति चेतना के बारे में और शासक जाति बनने का, शासक जमात बनने की ये 2 बातें आ रही हैं और आप समाजशास्त्री हैं, समाज सोशल साइंसेस का पढ़ाते हैं, समाज के बारे में पढ़ाते हैं। तो खापड़े साहब के जो ये वक्तव्य हैं, उनका जो अध्ययन है या उन्होंने जो समाज में हो रहे जो बदलाव है उसके बारे में कहा, तो ये इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? क्या आपकी इसके बारे में राय है? धन्यवाद प्रदीप जी और सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं शुरू करूं इस टॉपिक पे बोलना, मुझे लगता है कुछ चीज़ें अंडरलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे पहला चीज़ तो यही कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया जिसमें जाति आधारित चेतना बनाने की कई लोग वकालत करते दिखते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये देखना और इस कंटेक्स्ट में देखना जो कि बड़े ही नपे तुले शब्दों में यशकाई डी के खापर्डे जी ने हमें हमारे सामने रखा। एक ये इम्पोर्टेंट पहलू जिसके लिए मैं फिर साधुवाद देता हूँ एमएनटी की टीम को जिन्होंने ये टॉपिक को चुना। दूसरा, अब हम सभी को साधुवाद और ख़ास तौर पे टीम और उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए सभी लोगों को, हमारे दर्शकों को कि अब एमएनटी 7 भाषाओं में अवेलेबल है, जिसमें मैं देख सकता हूँ हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, कुमाऊनी, गढ़वाली व अंग्रेजी। तो ये बढ़ता प्रभाव जो दिख रहा है हमारे आंदोलन का, उसके लिए सभी को साधुवाद। और ये आपकी जो अपील है कि शेयर करिए, बढ़ाइए चीज़ों को, मुझे लगता है उसी का प्रतिफल है कि इतनी भाषाओं में अब ये प्रसारित हो रहा है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बड़े ही नपे तुले शब्दों में मुझे लगता है हमारे आदरणीय रमाशंकर जी ने उस पर अपनी बात रखी। जिस हिसाब से मैंने इसको समझा वो ये मुझे लगता है कि ये वक्तव्य जो है ये बड़ा ही रणनीतिक वक्तव्य है जो जमीनी सत्यता पर आधारित है। फिर से कहूंगा, ये बड़ा ही रणनीतिक वक्तव्य है जो जमीनी सत्यता पर आधारित है। अब कैसे ये देख लेते हैं। पहला चीज ये समझें कि स्टंट हम जब भी कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर स्टंट परफॉर्म करता है तो वो एक खतरनाक एक्शन करता है जो छोटे समय के लिए होता है और उससे बड़ी वाहवाही चाहता है उस छोटे से काम से जिसमें उसको उतना ही खतरा होता है। आप किसी भी स्टंटमैन की बात करिए। इसी हिसाब से हम देखें कि जाति की चेतना आधारित समूह इकट्ठे करना और उसके बस बेसिस पर स्टंट करना, यानी उससे वाहवाही लूटने का प्रयास करना, अपने आप में बड़ा ही छोटा और खतरनाक होगा। ये दोनों चीजें स्टंट के साथ जुड़ी हुई हैं। समाजशास्त्री या समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं और कहना चाहूंगा कि अगर हम इस हिसाब से भी कहें कि जातीय चेतना के हिसाब से हम लोग अपने आप को इकट्ठा कर सकेंगे, कर पाएंगे और आकलन करते हैं कि क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कि करोड़ों जातियों में जो ये हमारा समाज बटा हुआ है, जात जात में जात है, बिन केलन के पात। केले के पत्ते के अंदर जितने पत्ते निकलते जाते तो जातियां और उपजातियां। इस हिसाब से मैं हमारे सभी दर्शकों को और उन लोगों को भी जो इस चेतना के आधार पर समूह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ आपको सफलता मिलेगी और कितनी, क्या हमें करोड़ों
पार्टियां बनानी पड़ेंगी या लाखों पार्टियां बनानी पड़ेंगी जो इन छोटे छोटे समूहों को रिप्रेजेंट करें? मुझे लगता है ये कारगर नहीं हो पाएगा इस हिसाब से। और स्टंट की हमने पहले ही परिभाषा देख ली कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसमें आप खतरा मोल लेते हैं और उस खतरे में आपकी जान भी जा सकती है या बाकी समस्याएं भी हो सकती है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये स्टंट में दूसरे कंटेक्स्ट में लाया था। लेकिन खतरा है वहां पर, और इसमें आप अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोग आपकी वाहवाही करें। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं रहता। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्टंट देखे होंगे, कुछ समय बाद आप देखकर भूल जाते हैं, या किसने किया था वो भूल जाते हैं, सिर्फ वो स्टंट का पैमाना आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है। दूसरा, रमाशंकर जी ने भी कहा कि मैं इसको कार्ल मार्क्स के शब्दों में ही कहना चाहूंगा कि अगर हम क्लास इन इटसेल्फ बने रहेंगे, यानी अपने आप में वर्ग, वैसे मैं समझता हूँ कि वर्ग शब्द हमें इस समाज के लिए जो जाति आधारित है ये हमें परिपूर्ण करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं तो प्रेफर करूंगा जो शब्द है वो है समुदाय का। तो समुदाय अपने आप में रहे तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपने लिए काम करना ना शुरू करे। अब आप अगर छोटे छोटे समूह बनाएंगे तो वो छोटे छोटे समूहों की रणनीतियां अलग होंगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, उनके एजेंडा अलग होंगे। अब इस सब में बात ये है कि जब हम एक बड़े समुदाय से अपने आप को जोड़ सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, अब ये बड़ा समुदाय है, इसमें हमने अपने आप को जोड़ा, तो क्यों नहीं हम, ये पॉसिबल है कि अपने आप को एक मूल निवासी समुदाय से जोड़े, जिसमें जुड़ने से हम क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे, यानी एक ऐसा समुदाय बन जाएंगे। परिस्थिति में आप बने रहिए समुदाय, लेकिन जब तक आप में जागरूकता नहीं है, और मैं समुदाय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समुदाय जब भी बनता है तो उसमें हम की भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम की भावना लाते हुए इकट्ठा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे पास बड़ा उदाहरण हो सकता है जो भारतीय चेतना का हमारे अंदर वास है। जब भारतीय चेतना, जो शायद ज्यादा बड़ी संकल्पना है, उसका वास हो सकता है, तो मूल निवासी चेतना का भी इसके साथ ही साथ वास हो सकता है, ताकि हम उस भारतीयता की कसौटी पर और उस भारत को और सशक्त बनाने के लिए इन समाजों के अस्मिताओं का इस्तेमाल कर सके। अन्यथा छोटी छोटी अस्मिताएं बिखरी रहेंगी और उससे बदलाव निश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाद हमारा जिससे संघर्ष है, जो रमाशंकर जी भी कह रहे थे, वो बड़ा वाद है। अब बड़े वाद के लिए आप छोटा वाद अगर लेके खड़े हैं तो छोटे छोटे वादों में विवाद ज्यादा होता है, संवाद और प्रतिवाद नहीं हो पाता। तो आप ये नजर देखिए कि ये छोटे छोटे वाद जितने लोग लेके आते हैं उस बड़े से वाद के सामने, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो वो विवादों में ही फंसे रहते हैं। तो प्रतिवाद कहाँ बनता है? और प्रतिवाद नहीं बदलेगा तो समाज में चेंज कहाँ से आएगा? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद आर्य सर। पुनः आपकी तरफ आऊंगा और इसके क्या नुकसान है, क्यों ये हो रहा है, इसके पीछे भी आपसे हम जानने की कोशिश करने वाले हैं, और महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके बारे में भी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। मैं रमाशंकर सर से जानना चाहूंगा, सर ये जो अभी जाति चेतना की हम बात कर रहे हैं, आपने खापड़े साहब के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से लोग अपने जाति के महापुरुषों की तस्वीरें लगा रहे हैं या जाति के संगठन बना रहे हैं, लेकिन खास करके हम देख रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में या ऐसे कुछ जब कुछ मांगी जाती हैं तो कुछ लोग जाति चेतना को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ उसमें हालांकि बहुत सारे उनके उद्देश्य हो सकते हैं उन व्यक्तियों के, उसके ऊपर भी आपसे हम राय लेना चाहेंगे, लेकिन ये जो जाति चेतना को जो लोग बढ़ाते हैं वो आमतौर पर अपना जो लीडरशिप है वही या नेतृत्व जिसको कहते हैं नेतापन को आगे करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या नुकसान है? जाति चेतना को आगे बढ़ाने से, जाति चेतना को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है, और क्या सही में हम सही रास्ते से जाति चेतना के तहत जा सकते हैं या गुमराह हो सकते हैं? अगर गुमराह हो सकते हैं तो ये जो लोग हैं जाति चेतना को बढ़ाते हैं वो कौन लोग हैं? इसके बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे।
धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जाति तोड़ने की बात की है और समाज जोड़ने की बात की है, क्योंकि जाति जो है हमारे दुश्मनों द्वारा बनाया गया एक वो राजनीतिक टूल है, जिसके कारण मूल निवासी बहुजन समाज से वो अल्पजन समाज में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जाति के एंगल से देखेंगे तो भारत की हर जाति जो है अपने आप में वो अल्पजन है। इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने जाति को मजबूत करने की बजाय जाति को जोड़ करके, जाति को तोड़ करके और समाज को जोड़ने की बात कही है। तो पहला तो जो लोग जाति चेतना का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं जो है, और वो कहीं न कहीं, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारा जो मेन एनिमी है हमें उससे लड़ना है, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन से लड़ना है। तो हम प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन से लड़ने की बजाय ये जाति चेतना मूल निवासियों में इंटरनल कंट्राडिक्शन पैदा कर देती है, आंतरिक लड़ाई शुरू हो जाती है। जाटो बनाम गैर जाटो, यादव बनाम गैर यादव, कि उसने इतना हिस्सा ले लिया, इसने इतना हिस्सा ले लिया। तो जो जाति चेतना है वो कौन लोग आगे बढ़ा रहे हैं? अभी आप जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ग्रेट चमार का एक कंसेप्ट चला जो है, तो ग्रेट चमार का कंसेप्ट जो है ये कास्ट, जो खापर्डे साहब ने कहा था जाति चेतना की स्टंटबाजी, तो मैं इसको मानता हूं ये जाति चेतना की पूरी तरह से स्टंटबाजी है। और जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि स्टंटबाजी में खतरा भी है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस स्टंटबाजी से मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर तमाम जो है खतरे उत्पन्न हुए। तो जैसे कोई ग्रेट चमार बोल रहा है, कोई ग्रेट पासी बोल रहा है, कोई ग्रेट भंगी बोल रहा है, तो ये आपस में ही ग्रेट तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन आप जाति अगर मजबूत होती है तो जाति वो टूल है जिसको ब्राह्मणों ने अपने लिए बनाया है, तो उसके मजबूत होने से ब्राह्मणवाद मजबूत हो जाता है। तो पहला तो ये जाति आधारित जितने संगठन हैं या कुछ हमारे नेता हैं जो जाति चेतना को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक नाम लिया, एक नाम बताया कि उत्तर प्रदेश में ग्रेट चमार आंदोलन चला, तो वो एक जाति चेतना की स्टंटबाजी थी। जो दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता ने यह घोषणा किया कि हमारा जो उत्तराधिकारी फलाने जाति का होगा। उनका यह स्टेटमेंट भी वो जाति चेतना की स्टंटबाजी था जो है, क्योंकि वैचारिक आंदोलन है, तो वैचारिक आंदोलन में उनकी विचारधारा का आदमी उत्तराधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उस विचारधारा का मानने वाला मूल निवासी बहुजन समाज का। लेकिन जब आप बोलते हैं कि फलाने जाति का आदमी हमारा उत्तराधिकारी होगा, तो आपके अंदर कहीं न कहीं अभी जो जमात की चेतना या बहुजन की चेतना या मूल निवासी की चेतना या बैकवर्ड की चेतना से ज्यादा आपके जाति की चेतना मजबूत है, और वो भी जाति चेतना की स्टंटबाजी है जो है। तीसरा जो है, कोई भी संगठन आप अगर बना लेते हैं और उस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2 टर्म से ज्यादा अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप भले हो सकता है कि आप जाति चेतना की स्टंटबाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपका एनिमी है वो भी आंदोलन में है, वो भी चल रहा है। तो जैसे ही आप जो है 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष रहते हैं और दूसरे लोगों को मौका नहीं देते हैं, तो आपके एनिमी आपके संगठन को, आप जो अध्यक्ष है, जो 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष रह रहा है, उसकी जाति का संगठन सिद्ध करने की एक षड्यंत्र करते हैं, और उसमें उनको सफलता मिलती है, क्योंकि वो दूसरी जातियों के सामने जाकर कहते हैं कि ये तो फलाने जाति के अध्यक्ष हैं और ये इतने दिनों से अध्यक्ष हैं, तो ये इसी जाति विशेष का संगठन है। और चूंकि आप वाकई में अध्यक्ष रहते हैं, तो आप जो है अपने एनिमी का जवाब नहीं दे पाते, और आपका संगठन अंत में एक जातिवादी संगठन में कन्वर्ट हो जाता है।
सिमिलरली कोई संगठन अगर व्यक्ति आधारित संगठन है, जिसमें जो है पर्सनालिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में भी चूंकि पर्सन की एक कास्ट है और दूसरी कास्ट को मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके जो विरोधी है, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में दो विचारधाराओं का संघर्ष है, तो दूसरी विचारधारा के लोग भी आंदोलन में हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और वो आपकी कोई भी कमी मिलेगी तो उस कमी में वो आपको एक्सपोज करेंगे। तो अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 2 टर्म से ज्यादा कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको एक जात विशेष का संगठन प्रूव कर देंगे। अगर आपका संगठन व्यक्ति केंद्रित संगठन है, तो व्यक्ति की भी एक जाति है, तो भी आपको वह जो है एक जाति केंद्रित संगठन प्रूव कर देंगे। तो इसमें मैंने आपको नटसेल में 2 बातें बताई कि एक तो हमारे बीच में ऑलरेडी लोग जाति आधारित संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण हो गया है, और वो सब पॉलिटिकल पार्टी किसी एक परिवार या किसी एक फैमिली, किसी एक व्यक्ति को लेकर चल रही है, और वो ज्यादातर जाति आधारित है। तो और वो कहीं न कहीं अपनी जातियों को जोड़ने की काम करती हैं, और जातियों को जोड़ करके अंत में वो बड़ी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी से बार्गेन करती हैं जो। तो वो एक तरह से जात चेतना की स्टंटबाजी हो गई, और वो सत्ता नहीं मिल सकती। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई संगठन है पर्सन सेंट्रिक है, या उसका नेशनल प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा एक व्यक्ति रहता है, तो आप भले जात चेतना की स्टंटबाजी न करें, लेकिन आप अपने दुश्मनों को यह मौका दे रहे हैं कि वो आपको एक जाति आधारित संगठन सिद्ध कर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ रहे हैं चर्चा की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर विनोद आर्या सर से भी इस मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे। खास करके इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे अभी कुछ वर्षों से कि जैसे शेड्यूल कास्ट के अंदर में ये जाति चेतना अभी भी बनाई जा रही है, जाति के आधार पर इकट्ठा किया जा रहा है, वैसे ही अन्य पिछड़े वर्ग में भी बड़े पैमाने पर ये बातें दिखाई दे रही है, और आपस में ये जो संघर्ष है ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपसे हम सीधा ये जानना चाहेंगे कि ये जाति चेतना कितनी लाभकारी है ऊंची जातियों के लिए, उनका जाति के आधार पर इकट्ठा होना, और पिछड़ी जो जातियां हैं खास करके मूल्यवासी बहुजन समाज की, उनके लिए कितना उसका नुकसान आप देखते हैं राजनीति में खास करके, या जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें क्या उसका असर होता है, इसके ऊपर हम आपकी राय लेना चाहेंगे। और ये क्यों गुमराह किया जाता है, फिर अगर ऐसा है तो क्यों गुमराह किया जाता है लोगों को? पहले तो मैं कहूं कि इस चर्चा की गहनता और गंभीरता मैं बड़ी ही एंजॉय कर रहा हूं एक्चुअली, और जिस हिसाब से रमाशंकर जी ने भी अपनी अनुभवपरक बातें रखी है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कैसे देखिए हमारे प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि गंभीर रूप ले रहे हैं, और हम ऐसी चर्चाएं जो नेशनल टेलीविजन पर देखते हैं अब हम कर रहे हैं और अपना नेशनल टेलीविजन चला रहे हैं। अब आपके सवाल की आपने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है और उससे लाभ है कि नुकसान है, मुझे लगता है ये इंडिविजुअल नेचर है, ये ह्यूमंस का नेचर है कि वो स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। जब हम अगर आप इससे नीचे के स्तर पे उतरेंगे तो गांव में चलते हैं, गांव में देखेंगे कि हम लोग अपने परिवारों तक सीमित रहना चाहते हैं, या अपने परिवारों को और अपने कुछ रिश्तेदारों तक सीमित रहना चाहते हैं। रिश्तेदारी को उठाएंगे तो उसमें अपने न्यूक्लियर फैमिली तक सीमित रहना चाहते हैं और उसको ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे हम छोटे स्तर पर जा रहे हैं तो हम सशक्त हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। यानी आप अपने परिवार के साथ ज्यादा सशक्त हैं, या आप आपके साथ अगर आपका सामूहिक परिवार खड़ा हुआ है उसके साथ ज्यादा सशक्त हैं। उसके ऊपर आइए, आपने परिवार ले लिया, अब ले लेते हैं कि आपकी अपनी जाति, आप अपनी जाति के साथ ज्यादा सशक्त हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए कंफर्टेबल लगे, क्योंकि हमें एक जैसा ढूंढने की आदत होती है।
तो लोग उसी ह्यूमन नेचर से चल रहे हैं और ये एक जैसी आइडेंटिटी जो पार्शियल है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल है। वो जाल समझिए, आप इस बात से तय करिए पहला, अगर आप इस बात का उत्तर दें कि क्या जाति एक सामाजिक बुराई या समस्या है, हाँ या नहीं। अगर आपका उत्तर ये है कि हाँ भाई जाति एक सामाजिक समस्या और बुराई है, तब फिर आप देखिए कि जिन्होंने ये बनाई है उन्होंने अपने आप को और आपको किस स्तर पर रखा है। उन्होंने, आपने क्लास में एडमिशन लिया उसी हिसाब से समझिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा ये संस्तरणों में बटी हुई है और हर फ्लोर बंद है, तो उन्होंने कहा फर्स्ट तो मैं हूँ, सेकंड ये हो गए, थर्ड ये हो गए, और आप चौथे हैं, पांचवे को तो उन्होंने माना ही नहीं, जिनको हम पंचमा कहते हैं। और आदिवासी हमारे बहुजन फ्रेटर्निटी की तो बात ही क्या करें, जो जिनका संज्ञान ही नहीं लिया गया। और उसके बाद जो रीसेंट आइडेंटिटीज हैं जिनमें कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, वो कहाँ जाएंगे। और हम जब बात कर रहे हैं तो बात यही आई कि पहला उत्तर आप अपने आप को दीजिए और अपने समाज को दीजिए कि जिस जाति आधारित चेतना को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपको एक ऐसे जाल में फंसाया है जो आपको रोके हुए है और आप उसी जाल को और मजबूत कर रहे हैं, तो आप उसी में फंसे रहेंगे। इस जाल को तोड़ना था, लेकिन आप तो तोड़ नहीं रहे, उसको और मजबूत बना रहे हैं जब आप जाति आधारित चेतना फैलाते हैं। अब नुकसान और लाभ इस हिसाब से मैंने बताया कि आप छोटे स्तर पर जाएंगे, यानी आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाइए, तब आप ज्यादा अपने आप को सशक्त पाएंगे। या आप, और क्या ह्यूमन सोशल एनिमल हैं या नहीं, जब हम लोगों के समूह में आते हैं तब हमें, चाहे वो लकड़ी का पुराना उदाहरण देख लीजिए, एक एक लकड़ी तोड़ना कितना आसान है, और 5 या 4 लकड़ी जुड़ गई तो तुरंत उसका प्रभाव और शक्ति बदल जाता है, जो दूसरे से लड़ने में काम आती है, और उससे आप कई चीजें निकाल सकते हैं। अब दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जब कहते हैं कि इससे हमें राजनीति करनी है, इस पहचान से हमें राजनीति करनी है, तो कोई भी मुद्दा राजनीतिक कैसे बनता है। तब आप क्यों नहीं अपने आप से अकेले राजनीति कर लेते, सिर्फ अपने परिवार से राजनीति कर लेते हैं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से राजनीति कर लीजिए और उम्मीद करिए कि इस देश में आपका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका छोटा सा जो जाति समूह है या उपजाति समूह है, उससे आपको इतने बड़े देश में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो आपको बड़े ग्रुप के साथ रहना है, उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ अपनी आइडेंटिटी को मैं कहूँगा इवॉल्व करना है, चाहे भले ही नई आइडेंटिटी लेनी हो। जैसे हम भारतीय हैं, इसमें नया क्या है, तो हम क्यों नहीं ले सकते मूल निवासी आइडेंटिटी या मूल निवासी पहचान को, जबकि उसमें हम जब देख रहे हैं सशक्तता बढ़ती जा रही है, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। अब समझिए कि कोशिश करते हैं कि राजनीतिक कब हमारे मुद्दे होंगे। पहली चीज, और इसके लिए ये टर्म जिससे बनता है वो है कि राजनीति कभी भी लाभ के लिए संघर्ष है। ये पहला उसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये लाभ लेने के लिए संघर्ष कब किया जाता है। इसकी सेकंड कंडीशन जुड़ती है, वो है कि जब साधन कम होते हैं और लोगों में बदलाव की इच्छा होती है, या फिर साधनों का बंटवारा ठीक से नहीं होता और लोग इस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जब आप ऐसा करना चाहते हैं, लाभ के लिए संघर्ष, और उस लाभ के लिए जहां आप अल्प साधनों पर बदलाव की इच्छा रखते हैं, उनकी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है रिसोर्सेज का कि आप उसमें चेंज चाहते हैं, तब ये लाभ आप और ये प्रयास आप अकेले अपने परिवार के साथ, अपने कुनबे के साथ कर सकते हैं। छोटे स्तर पर कर सकते हैं, बड़े स्तर पर नहीं। आप आइए जिला स्तर पर देख लीजिए क्या लेवल है हमारी इन आइडेंटिटीज का। वो छोटे लेवल पर तो चल जाएगी एक बार को, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर आएंगे तब ये कहाँ चलेगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसी भी चीज को राजनीतिक बनाने का। और जब यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं इन छोटे छोटे औजारों से जो नाकामयाब हैं बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की, हो सकता है बहुत अल्पकाल के लिए कुछ लोगों को पहचान मिल जाए जिसको हम स्टंट की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन उससे रिस्क आप कितना बढ़ा दे रहे हैं अपने लिए, इस समाज के लिए, वो भी कैलकुलेट करिए। तो
जब हम राजनीति करते हैं तब उसका प्रभाव, वो संघर्ष जो हम लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और व्यवस्था बदलने के लिए कर रहे हैं, तब राजनीतिक माना जाएगा जब उसका दायरा बड़ा हो, यानी सारवान या पर्याप्त लोगों पर उसका प्रभाव पड़े, ना कि सिर्फ मेरे ऊपर, आपके ऊपर, या मेरे परिवार पर, आपके परिवार पर, मेरे पड़ोसी पर, आपके पड़ोसी पर, या मेरी जाति या उपजाति पर, या आपकी जाति या उपजाति पर। फिर से कहूंगा, रमाशंकर जी ने बहुत ही अनुभवपरक जो 2-3 बातें कही, उसमें उन लोगों का हश्र जो जाति आधारित चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक रिपरकशन या उसका एक प्रभाव ये देखिए कि अगर आप सामाजिक संस्तरण देखेंगे, तो जब हम अपनी जाति की पहचान को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो आपके सबसे नजदीक उस संस्तरण में कौन सी जातियां हैं, आपका संघर्ष उनसे होगा, क्योंकि बाकी जो सवर्ण जातियां हैं वो आपसे उस संस्तरण में बहुत दूरी पर हैं। ये नजदीकी फिजिकल दूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रैटिफिकेशन में आप उनके साथ कहाँ हैं, कितनी दूरी पर हैं, इससे कैलकुलेट करिए, क्योंकि हमेशा संघर्ष पहले लगभग बराबरी वालों में होता है। तो आप यहीं पर लड़ते रहेंगे, और यही चाल है ब्राह्मणवाद की कि ये छोटे छोटे आप अपने समूह बनाइए, और जैसे ही आप अपना समूह बनाते हैं, आप दूसरे से अपने आप को अलग करते हैं, तो वी और दे की भावना आती है। अब ये भावना आप सबसे पहले जहां कल्बिनेट करेंगे और जिससे झगड़ा करेंगे, जैसे आप देखिए गांव में पड़ोसियों से आप झगड़ा करते हैं, तो जब ये जातियों का असर्शन हम करते हैं या उपजातियों का, तो आप इन्हीं की प्रॉक्सिमिटी की जो जातियां हैं उन्हीं से झगड़ा करते हैं, और हमारा संघर्ष, यही तो हमारे विरोधी पक्ष चाहता है कि उनके संघर्ष तक पहुंचने तक, जहां जब आप नीचे का सारे लोगों को एक सामुदायिक भावना में जोड़ लेंगे, तब वो गैप दूर होगा जहां हम ब्राह्मणवाद तक पहुंच सकेंगे और उसमें कार्यरत उन लोगों से भिड़ सकेंगे जो विभिन्न जातियों के हैं तो सही, लेकिन ब्राह्मणवाद के आगे उनका कोई अपना वाद नहीं है, क्षत्रियवाद कहाँ है। इवन मैं कहूँ कि ब्राह्मणों में अगर हम देखें तो 10 भौगोलिक हिस्से हैं। तो आपने कभी सुना कि गौड़वाद, मैथिलवाद, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का वाद, द्राविड़ ब्राह्मणवाद, ऐसे नहीं सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ हमने सुना ब्राह्मणवाद। तो हम क्यों नहीं सीख रहे, हम अपना छोटा छोटा वाद लिए चले आ रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा था, उसी से विवाद होगा और उसी विवाद में फंसे रहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा जो हमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ, यानी उस थीसिस के खिलाफ एक एंटी थीसिस चाहिए थी, जो हमारे महापुरुषों ने किया। मुझे लगता है उन्होंने यही हम और उनकी भावना को बहुत ही बारीकी से क्लियर कर दिया, चाहे फुले हो, चाहे शाहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, इस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसी बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी आगे का जो बचा हुआ समय है हमारे पास, उसमें आप दोनों से हम इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि ये जो जाति चेतना है या जातिवाद है, इसके खिलाफ हमारे तमाम जो महानायिकाएं हैं उन्होंने काम किया, अपना पूरा जीवन संघर्ष है उनका इसके खिलाफ गया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आप दोनों से। और ये भी सवाल अगर उठता है कि अगर हमारे महापुरुषों ने इसके खिलाफ काम किया, जाति चेतना के, जाति व्यवस्था के, जाति तोड़ने के लिए काम किया, तो हमारे लोग इससे प्रेरणा क्यों नहीं लेते। ये दो मुद्दे आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे। मैं रमाशंकर सर से डिस्कस करना चाहूंगा इस मुद्दे को, फिर बाद में पुनः डॉक्टर विनोद आर्य सर की तरफ आना चाहूंगा। उसके पहले मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सवाल लिखना शुरू कीजिए। आप जिनसे आप सवाल आपका होगा आज के विषय पर, उनका नाम लिख करके, अगर आप डॉक्टर विनोद आर्य सर से सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया उसमें आप उनका नाम लिख करके, या रमाशंकर सर का आप सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका नाम लिख करके सवाल पूछिएगा। सवालों का सिलसिला इसके बाद शुरू होगा 10 मिनट में ही। आप सवाल अपने लिखते रहिए, सवाल के नाम साथ साथ नाम भी अपना लिखना शुरू कर दीजिए। जी रमाशंकर सर, ये जो महापुरुषों की बात है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि जाति चेतना को समाप्त करने की दिशा में क्या हमारे महापुरुषों ने काम किया, तो कैसे किया, क्या उसके बारे में बताएंगे, और हमारे लोग महापुरुषों से क्या प्रेरणा लेते हैं। जी धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, जो ज्योतिबा फूले ने शूद्र और अतिशूद्र दोनों को जोड़ दिया और कहा कि शूद्र और अतिशूद्र
इस देश के मूल निवासी हैं, जबकि सेठ जी और भट्ट जी वो ईरान से आए हैं जो है। तो एक लाइन में उन्होंने शूद्र और अति शूद्र को जोड़ करके एक जमात, ये जो है कम्युनिटी बनाने की, मूल निवासी समाज बनाने की बात कही। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संविधान के माध्यम से 6743 जातियों को एक शब्द जो है बैकवर्ड क्लास शब्द से डिफाइन कर दिया, और उन्होंने एक किताब भी लिखी, बहुत ही फेमस उनकी किताब सब लोग पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। तो इसमें हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे फूले हैं, पेरियार हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, सबने जो है जाति तोड़ने की बात कही। कोई महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने की जाति तोड़ने की बात नहीं की। इवन जो है मान्यवर कांसीराम ने भी जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन चलाया, और बहुजन जो पहचान थी उस पे समाज को संगठित करने का काम किया। ये अलग बात है कि उनके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उन लोगों ने बहुजन पहचान को छोड़ दिया, और दलित, कभी दलित की पहचान और कभी सर्वजन की पहचान, दोनों में वो कंफ्यूज रहते हैं, दोनों पहचान में काम करते रहते हैं। तो जो आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि क्या हमारे लोग जो है हमारे महापुरुषों से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं हमारे लोगों का, देखिए महापुरुषों का तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने जात तोड़ो समाज जोड़ो इसका नारा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें शासन करती जमात बनना है, शासन करती जात नहीं बनना है, या शासन करता परिवार नहीं बनना है, बल्कि हमें रूलिंग क्लास बनना, रूलिंग कम्युनिटी बनना है। तो हमें पूरी जमात को रूलिंग क्लास बनाना है, न कि हमें केवल अपने परिवार को रूलिंग क्लास बनाना है, न कि केवल अपने कास्ट को रूलिंग कास्ट बनाना है, बल्कि उसका सीधा असर था कि आपकी इस क्लास को जो है, और इसलिए उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट और ओबीसी दोनों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि दोनों एक साथ आने चाहिए, क्योंकि दोनों की समस्याएं एक हैं और दोनों का समाधान एक है। अब जो हमारे नेता हैं जितने जो है, जो राजनीति में है, या जो कुछ सामाजिक नेता हैं, या कुछ जो जातियों का संगठन बना करके नेतागिरी कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इनका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है या इनका जो पारिवारिक इंटरेस्ट है वो ज्यादा हावी है, और महापुरुषों की विचारधारा को कहीं न कहीं वो दरकिनार करते हैं, सेकेंड मतलब उसको दर्जा देते हैं, दोयम दर्जा देते हैं। और पहला जो है उनका इंटरेस्ट है अपना सेल्फ जो है कि कैसे मैं एमपी एमएलए बन जाऊं, कैसे मैं मंत्री संतरी बन जाऊं, समाज का हित और विचारधारा का हित अब महापुरुषों की वो कहीं न कहीं दौड़ करते हैं। क्योंकि अगर वो समाज का हित अगर आप चाहते हैं तो समाज का हित तभी हो सकता है जब आप विचारधारा आधारित काम करें, जो है आइडियोलॉजी बेस्ड पे काम करें। जो तो महापुरुषों ने तो जमात की बात की है, वर्ग की बात की है, और जात तोड़ने और समाज जोड़ने की बात की है। और समाज हित तभी हो सकता है जब आप पूरे समाज को लेकर के चलें, एक जात को लेकर के चलेंगे या अपनी अपनी जात का इंटरेस्ट लेकर के चलेंगे, तो आपस में ही, जैसा कि डॉक्टर विनोद आर्या जी ने कहा कि आपस में इंटरनल कंट्राडिक्शन ज्यादा होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल एनिमी है उससे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा अंत में कि जो आपने सवाल पूछा उसका यही उत्तर है कि जो लोग जो है जाति चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं वह कहीं न कहीं महापुरुषों की विचारधारा को या तो ठीक से पढ़े नहीं है, ठीक से समझे नहीं है, या फिर जानबूझ करके उनका जो स्वार्थ है वो ज़्यादा ऊपर है और महापुरुषों की विचारधारा को वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों के सवाल भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर विनोद आर्या सर से इसी सवाल पर मैं उनकी
जो है वक्तव्य लेना चाहूंगा कि क्या हमारे लोगों ने, खास करके मूल्यमासी बहुजन समाज के जो लोग बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, फूले साहब की, शाहू महाराज की और तमाम जितने भी हमारे महापुरुष है उनके बारे में वो तस्वीरें लगाते हैं, जुलूस रैलियां निकालते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, लेकिन क्या वो उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, केवल अपनी जाति को ही वो मजबूत बनाए रख रहे हैं? क्या प्रेरणा लेनी चाहिए उन्होंने? और फिर आपके लिए भी कुछ सवाल आए हैं, उसके बाद फिर हम सवालों का जो है दर्शकों के सवाल भी लेना चाहेंगे। जी सर, मुझे लगता है प्रदीप जी, ऐसा आकलन करना या जब हम ये कहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों से जो व्यक्तिवाद को या कुछ पर्टिकुलर जातियों के समूहों को स्टंट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम अपने आंदोलन को कहीं ना कहीं छोटा करके आंक रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त उन लोगों की है और जिसके काम से इस समाज में वाकई बदलाव आया है। अन्यथा कई परिवार हैं, उनको हम देख सकते हैं जो राजनीति और फिलहाल भी लड़ रहे हैं अपने परिवार में ही उस वाद को बचाने के लिए, क्योंकि उनका छोटा वाद था। इसका बिहार की एक पर्टिकुलर पारिवारिक समूह से मैं बता रहा हूँ जहाँ रिसेंटली ये चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, तो हम ऐसा ना आके कि इन चुनिंदा लोगों की वजह से वो लोग जो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्टंट करने वाले दिख जाते हैं जल्दी, तो बस वो दिख रहे हैं और इनका मतलब ये नहीं है कि इनकी तादाद ज्यादा है। उन लोगों की तादाद मेरे अनुसार ज्यादा है जो सामूहिक रूप से सामुदायिक भावना के साथ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और वही लंबा भी चलता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ उन लोगों को जो व्यक्तिवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं। मैंने कुछ अपने साथियों को भी देखा जो आजकल फेसबुक पर कुछ चुनिंदा लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और चाहे ये व्यक्तिवाद किसी भी स्तर पर हो। और इसलिए मैं रमाशंकर जी की बात से बड़ा प्रभावित हूँ कि जब तक आप लोकतांत्रिक तरीके से किसी संगठन को नहीं चलाएंगे तब तक आप पर समस्याएं आती रहेंगी, चाहे विरोधियों से आए चाहे अपने अंदर के संगठन से आए, क्योंकि पावर हमेशा करप्ट करता है किसी को भी, ये उसका नेचर है। आप 2 साल रहिए, 3 साल रहिए, उसके बाद वो आपको करप्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उस पोजीशन को इस्तेमाल चाहते न चाहते हुए करेंगे। तो इसलिए पावर का सर्कुलेशन होना जरूरी है, और खास तौर पर ऐसे समाज में तो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है जिसके पास पावर रही नहीं। अब अगर नहीं रही और चुनिंदा लोगों के पास रहेगी तो फिर उसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे? ये कुछ साल तक हो सकता है बेहतर करें, लेकिन उसके बाद क्योंकि उस पावर का नेचर ही है, वो करप्ट करती है, वो भ्रष्ट करती है, तो वो करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स ने भी कहा है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों से जो इंडिविजुअलिज्म पर या व्यक्तिवाद को बड़ा बढ़ावा देते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है कि अपने घरों में हम अपने पूर्वजों की फोटो लगाते हैं, मान लेते हैं अपने पूर्वजों की, कितने पूर्वजों की आप फोटो लगाते हैं? अपने माता पिता की लगा सकते हैं, अपने दादा परदादा की लगा सकते हैं, इससे पहले की फोटो हमारे घरों में है क्या? जब हम जिनकी संतान है उनको तीसरी चौथी पीढ़ी तक जाकर भूल जाते हैं, अगर हम सिर्फ व्यक्ति से चलें, और उनको कैसे भूल सकते हैं जिनकी हम संतान है? जब हम उनको भूल जा रहे हैं, अगर हम इस रास्ते चलते हैं, तो फिर हमें बाबा साहब फूले, पेरियार, शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा क्यों याद है? क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ये विचारधारा है। और चीज ये है कि फिजिकल चीजों को जब आप यानी मूर्त चीजों को अमूर्त में बदल देते हैं तब वो ज्यादा प्रभावी होती है। आप बिना अमूर्त यानी भाषा एक अमूर्त साधन है, इसको बिना इस्तेमाल किए वो कुछ कहने की और बताने की कोशिश करिए, या हम जितना गहन चर्चा कर रहे हैं उतना हम करने की कोशिश करें, क्या कह पाएंगे? अगर सिर्फ मैं मूर्त रूप से कुछ हैंड्स के एग्जाम्पल यूज करूं या कुछ बॉडी साइंस यूज करूं, नहीं समझ में आएगा। तो लंबा क्या चलता है? अमूर्त चीजें चलती हैं। व्यक्ति मूर्त है, आज है कल नहीं। मैंने कहा परिवार के अपने 3-4 पीढ़ी के बाद ही हम भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं से और उनके सपोर्टर्स से जो इस
गलत दिशा में, चुनिंदा है लेकिन गलत दिशा में भटक रहे हैं, उनसे यही नुकसान है, क्योंकि आने वाले समय में इनका नामो निशान खत्म हो जाता है। जैसे हमारे परिवार जिनकी हम संतान है, उनका नामो निशान अब हमें याद नहीं रहता। तो ये श्योर है कि इनका भी नाम हमें याद नहीं रहेगा, और ये इस हिसाब से प्रॉब्लमैटिक होता है। इसकी और प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में कही थी। अब मेरे ख्याल से दूसरा भी सवाल था या इतना ही सवाल था यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक ही था। हम लोग अभी, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल आप दोनों से पूछे जा रहे हैं, खास करके जो हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं। अब जो हम अभी जिस मतलब जो आगे दोहराना चाह रहे थे आपसे जो सवाल, उसी के बारे में, उसी के संदर्भ में कुछ सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप अनुमति देते हैं दोनों, तो हम लोग जो दर्शकों से सवाल हम लेना चाहेंगे। कुछ सवाल, 2-3 सवाल जो है हमारे पास डॉक्टर विनोद आर्य सर से ही पूछे गए हैं, और एक प्रकार की लगभग वो सवाल है। तो मैं शुरुआत उससे आपसे ही करूंगा। हमारे पास एक 10-15 मिनट और हैं जिसमें हम ये सवालें आपसे चर्चा के लिए ले लेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा। जी, माफ कीजिएगा, एक सवाल थोड़े से पीछे गए हैं। जी, आर्य सर से जीवनाथ राम जी ने एक सवाल पूछा है कि ये जो बहुजन बनाने के लिए या मूल निवासी बनाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। ऐसे सीतामढ़ी बिहार से जीवनाथ राम जी ने पूछा हुआ है। वही इस सवाल जो है दोहराया है। उसके पहले हमारे साथ एक साथी हैं, उत्तर प्रदेश के साथी हैं, उन्होंने भी वही सवाल बलदेव सुधार जी हैं, उन्होंने वो सवाल दोहराया है। तो ये 2 साथी जो हैं उन्होंने एक ही प्रकार के जो सवाल पूछा है कि डॉक्टर आर्या जी, हाउ टू ब्रेक दिस एंड स्टैंडर्ड कास्ट, मतलब कास्ट को कैसे ब्रेक करे और कास्टिज्म को कैसे समाप्त करे, ऐसा वो पूछ रहे हैं दोनों। जी, डॉक्टर विनोद आर्य सर। मुझे लगता है इसमें सुधार की जो बात है, वैसे मैं ज्यादा किताबी ज्ञान से ही बता पाऊंगा, लेकिन अनुभविक ज्ञान इस मामले में और संगठन के हिसाब से रविशंकर जी के पास है, तो मुझे लगता है उन्हें भी इस बात पर अपनी राय जरूर रखनी चाहिए। लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा या क्या किया जा सकता है, जितना मैं सवाल को समझा, तो इसके विपक्ष में मैं फिर से सवाल खड़ा करना चाहूंगा। वो ये है कि भारतीय समाज आपके हिसाब से, हमारे दर्शकों के हिसाब से परंपरागत है या आधुनिक है? अभी भी हम परंपरावादी लोग हैं या आधुनिकतावादी? और जब मैं आधुनिकतावादी कह रहा हूं, इसका मतलब है कि विचारधाराओं पर हम बहस, चिंतन, मनन करते हैं और इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, या परंपराओं के हिसाब से अभी भी हमारा जीवन प्रभावित होता है? अब इस संदर्भ में निकलता ये है कि ऐसा समाज, और मेरा कंक्लूजन तो ये बोलता है, आपका अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि परंपरागत समाज को बदलने के लिए कैरिस्मेटिक लीडरशिप की जरूरत होती है, करिश्माई नेता। अब एक लेक्यूना दिखता है और एक बेनिफिट भी दिखता है। बेनिफिट ये है, लाभ ये है कि हमारे पास विचारधारा है, जो फूले अंबेडकरी शाहू विचारधारा है। अब उसमें सिपाही बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट लीडरशिप भी चाहिए। आज का लोग कैसे जुड़ेगा उस विचारधारा से? ऐसा नहीं कि संगठन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें एक इस प्रेजेंट में, यानी टाइम एंड स्पेस में जोड़ने के लिए, अगर हम अगर हम परंपरागत समाज हैं, तो वो लीडरशिप चाहिए। तो एक क्राइसिस तो झलकता है, जिसके कारण भले ही वही हो जो अभी तक हमने चर्चा किया कि व्यक्तिवाद या एक पर्टिकुलर जाति या उपजाति तक जब तक लीडरशिप फोकस्ड रहेगी, तब तक ऐसा ही होगा। तो विचारधारा से ही मंझेगी लीडरशिप, क्योंकि आप डिपेंडेंट लीडरशिप को भी देखिए। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लीडर्स बाकी जगह नहीं है या बाकी अन्य पार्टियों में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, लेकिन उनका स्टेटस क्या है? क्या वो हमारे एजेंडा को रख पा रहे हैं? जैसा हम बार बार कहते हैं कि क्या हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या एमएलएज हमारे मुद्दों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं जब वो डिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज में है? इसकी बजाय आप देखिए, भले ही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटी हो, लेकिन अपना एजेंडा अपने झंडे के नीचे रख सकती है और बहुत ही मजबूती से रख सकती है।
अब बात आती है कि जाति व्यवस्था, इस पे बहुत सारे सवाल हुए कि तोड़ा कैसे जाए। तो बेशक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक उसके लिए जो टेक्स्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है। और मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब की ही अंडरस्टैंडिंग हम देखें, हमने गैब्रियल टार्डे का जो लॉ ऑफ इमिटेशन तो देख लिया, जब ऊपर के लोगों को नीचे के लोग कॉपी करते हुए अपने दरवाजे बंद करते हैं, तो हमने एक्सोगैमी के ऊपर एंडोगैमी जब लगा दी तो इससे वो डिविजन्स बनने शुरू हुए। लेकिन यही लॉ ऑफ इमिटेशन हम बाकी फील्ड्स में क्यों नहीं कर पाते हैं? ये लॉ ऑफ इमिटेशन में मुझे देखने की जरूरत है, या हम सभी को देखने की जरूरत है कि बाकी जगह फिर हम उनको कॉपी क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया, हम सभी ने अपने अपने दरवाजे उन छोटी छोटी जातियों के बंद करते गए। और मैं दरवाजे इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमने खान पान बंद कर दिया और हमने शादियां बंद कर दी। तो ये दरवाजे बंद रहने की वजह से उन्हीं में लोग घूमते रहते हैं। यानी वो जो फ्लोर्स थे 4, और उसके बाद पंचमा, और उसके बाद आदिवासी, और उसके बाद कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये अपने अपने छोटे छोटे कमरों में ही घूमते रहते हैं। वो कॉपी करने के कारण, जिसको कहा कि आप ऊपर वालों को कॉपी करते हैं, ठीक है, जब इस मामले में कॉपी हुआ तो लीडरशिप के मामले में क्यों नहीं कॉपी होता? एक दूसरे को क्रेडिट देने के मामले में क्यों नहीं कॉपी करते? या उसमें समस्या क्या है, ये जानने की जरूरत है। जो मैं आज के आकलन से ये सवाल निकाल पाया, एटलीस्ट सवाल तो निकला कि तब हम वो क्यों नहीं कॉपी करते। जैसे सिंपल उदाहरण दूं, हम लोग अपनी भाषा में एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, लेकिन वहीं आप सवर्णों को देखिए तो जी के बिना वो बात नहीं करेंगे, चाहे आप सामने हैं या नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये संरचनाएं जो बनाई जाती हैं, तो मुझे लगता है इसी हिसाब से जब हम इस समाज को और प्लूरैलिटी लाएंगे, इसमें ये छोटे कमरे तोड़ देंगे जो जातियों या उपजातियों के हैं, और ये खान पान और शादियां करने से ही एक दूसरे में होगा, जिसके लिए हमें बाकी मोबिलिटी चाहिए। ये इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक हम दूसरी आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की आइडेंटिटी को जब एक्सेप्ट कर पाएगा, तभी वो अपनी सब कास्ट या कास्ट नहीं ढूंढेगा। तो इन नई आइडेंटिटीज को लेने की जरूरत है, और जिसके बेसिस पर हम उन पुरानी छोटी आइडेंटिटीज को खारिज कर सके। मुझे लगता है ये एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। जी, रमाशंकर सर से भी हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का यही सवाल है। संजय प्रजापति भी वही लिख रहे हैं, और हमारे जो बलदेव सुदार जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही सवाल पूछा हुआ है। जी, काफी सारे साथी यही एक सवाल दोहरा रहे हैं बार बार। साव सर है, उन्होंने वही सवाल पूछा हुआ है। तो उनका कंक्लूड, मतलब उनका इस सवाल छोटे रूप में ये है कि जाति जो भावनात्मक रूप में हमारे दिमागों में फंसी है, तो उसको कैसे निकाले, उसके क्या कार्यक्रम हो सकता है, ये वो पूछना चाहते हैं। और एक सवाल है, उसको बाद में हम लेंगे। और रमाशंकर सर। थैंक यू प्रदीप जी। ऑलरेडी डॉक्टर विनोद आर्या जी ने इस पे काफी उत्तर दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि जितना हमारा डेडिकेशन, हमारे महापुरुषों की विचारधारा का जितना हम प्रचार करेंगे, और जितना हमारा समर्पण महापुरुषों की विचारधारा की तरफ होगा, उतना ही हमारे अंदर से जो जाति की भावना है वो निकलती जाएगी जो है। और जितना ज्यादा हम कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम सभी जातियों को सम्मिलित करने का कार्यक्रम करेंगे, और जितना ज्यादा हम संवाद स्थापित करेंगे विभिन्न जातियों से, डायलॉग एंड डिस्कशन जितना करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे अहम पहलू है वो डायलॉग एंड डिस्कशन। तो ये जितना ज्यादा करेंगे हम, उतना ज्यादा हम जो है जाति को तोड़ने में सफल होंगे। तीसरा जो है डेमोक्रेटाइजेशन, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जितना करेंगे, तो लोगों को जब डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे, अभी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होने से एक पर्टिकुलर आदमी जब आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो दूसरी जातियां हैं, जैसे कि पहले लोगों ने अवसर दिया, हमारे 90 के दशक में काफी लोगों में एक चेतना आई जो है, उस चेतना के कारण लोगों को मौका मिला राजनीति के क्षेत्र में, और बहुत सारे लोग नेता हुए। लेकिन इन नेताओं ने
ठीक से काम नहीं किया और इन्होंने कहीं न कहीं जो है अपनी जो है जाति को और अपने परिवार को महत्व दिया। उसके कारण से जो है दूसरे समाजों में एक गलत मैसेज चला गया जो है, और उस कारण से जो है जाति जो टूट रही थी एक बार फिर से जो है जाति मजबूत होने लगी जो है। तो इसका उपाय यही है कि हम जो है डेमोक्रेटाइजेशन जो सभी संगठन जो भी बने उसमें डेमोक्रेटिक पैटर्न होना चाहिए और उसका जो कोई भी अध्यक्ष बने उसको 2 टर्म से ज्यादा अवसर नहीं मिलना चाहिए और उसमें सर्कुलेट होना चाहिए, विभिन्न जातियों के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हम जो है तोड़ पाएंगे जातिवाद को। चौथा जो बात है कि संगठन में संविधानवाद होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीमेसी ऑफ जो मैन है उसकी बजाय सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। जब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी तो भी आपके विभिन्न जातियों के लोग जुड़ेंगे। तो 90 का जो दशक आया था उसमें आप बड़ा अच्छा काम हुआ था और हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया, उसका परिणाम भी अच्छा आया। लेकिन सत्ता के बाद जो लोग आए 90 के दशक के बाद 2010 तक, उन्होंने ठीक से अपना आचरण नहीं किया और उसके कारण से जो है कुछ समूहों में गलत संदेश गया। तो हमको फिर से वो जो गलत संदेश है उसको फिर सही संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम जो है जाति चेतना को वर्गीय चेतना में बदल पाएंगे और जो है जाति की बजाय विचारधारा को महत्व दे पाएंगे और व्यक्तिवाद की जगह लोकतांत्रिकरण को महत्व दे पाएंगे और जो है संविधानवाद को आगे लेकर चलेंगे। तो हम जो है ये जो मूल निवासी हमारी पहचान है उसके आधार पे हम समाज को संगठित कर पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आया था लेकिन वो जरा पीछे गया है, लेकिन वो सवाल इसलिए अब इसको यहाँ पर उठाना चाहते हैं क्योंकि जब जाति चेतना की बात हो रही है, जाति को तोड़ने की बात हो रही है, तो जाति को लेकर के चर्चा अक्सर आती है क्योंकि जिन लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके साथ उनकी जाति के बारे में या जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा अक्सर होती है। तो ये जाति की चर्चा करना, जाति के बारे में बोलना या जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना, इसको और जातीय चेतना, ये दो बातों को कितना भिन्न समझते हैं, इसमें क्या अंतर है, ये एक सवाल आया था। जी तमाशंकर सर। देखिए, जाति की जो चेतना जो उभरती है वहां से लोगों में एक कॉन्शसनेस आती है कि हमारी भी जाति को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहां से जाति चेतना शुरू होती है जो है। लेकिन जाति चेतना को फिर जमात की चेतना में कन्वर्ट होना चाहिए। कास्ट कॉन्शसनेस जो है क्लास कॉन्शसनेस में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर कास्ट कॉन्शसनेस क्लास कॉन्शसनेस में कन्वर्ट नहीं होती है तो फिर जाति मजबूत हो जाती है और जाति मजबूत होती है तो उससे ब्राह्मणवाद मजबूत होता है। लेकिन अगर जाति चेतना को आप जो है जमात या क्लास कॉन्शसनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, विचारधारा आधारित उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा काम हो जाता है। तो जाति चेतना आ रही है, ये भी एक यहाँ तक तो ठीक है कि हर जात चाह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए, यहाँ तक सही है। लेकिन फिर जो दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, किसके साथ जुड़ना है इसकी पहचान होनी चाहिए, विचारधारा की पहचान होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है इसकी पहचान होनी चाहिए। तो जाति की चर्चा करके केवल जात के आधार पर अगर आप बने रहते हैं तो वो गलत है। लेकिन जात की चर्चा करके आप जो है बीमारी की जैसे बीमारी कोई है तो बीमारी की बात करेंगे और फिर उसका इलाज करके उसको ठीक कर देंगे। तो
हम जो जात की चर्चा करते हैं उसको जमात बनाने के लिए करते हैं, और दूसरे लोग जो जात की चर्चा करते हैं वो जात को ही मजबूत करने का काम करते हैं। तो अगर जात को मजबूत करने का काम करते हैं तो उससे ब्राह्मणवाद मजबूत होता है। जो अगर जात का उपयोग करके आप उसको जात तोड़ लेते हैं और जमात बना देते हैं तो वो जो है फूले अम्बेडकरवाद का काम हो जाएगा। जी जी। समय हमारे पास अभी समाप्त तो हो रहा है। समाधान के रूप में काफी लोगों ने पूछा था, उसी को लेकर के हम कंक्लूडिंग में आपने हमें बताया है बहुत सारे मुद्दे पर। आज के विषय को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे, कंक्लूडिंग ओपिनियन लेना चाहेंगे आज के विषय पर। वैसे दर्शक सवाल है उनके, लेकिन वो भिन्न मुद्दों पर है, राजनीति के बारे में, एक राजनीतिक आधार के ऊपर एक सवाल पूछा गया था, लेकिन उसका जवाब मुझे लगता है कि रमाशंकर सर के वक्तव्य से मिला हुआ है, तो उस सवाल को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। लेकिन अभी आज के विषय को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। डॉक्टर विनोद आर्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षिप्त में आज के विषय को कृपया कंक्लूड करें। जाति चेतना की स्टंटबाजी करके शासक जमात बनने का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। जो खापड़े साहब का जो वक्तव्य था उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे थे, इसको कंक्लूडिंग ओपिनियन आपका हम लेना चाहेंगे। जी संक्षिप्त में। जी माइक ऑन कीजिएगा सर। ओके, अब आ रही? मैं इस वक्तव्य से प्रिंसिपली एंड कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि इसी से वो प्रॉब्लम है। और मेरा एक पसंदीदा विषय हमेशा रहता है कि जानवरों और मनुष्यों में कुछ भिन्नता है कि नहीं। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है जो, जब आप देखिए जानवर अपना जोड़ा या अपना ग्रुप उन्हीं के जैसे लोगों के साथ बनाते हैं, शेर शेर के साथ, लोमड़ी लोमड़ी के साथ, चीता चीते के साथ, आपने कभी वो नहीं देखा। तो क्या हम मनुष्य भी जानवर हैं? चलिए उनसे अलग खड़े होते हैं, हमारा स्तर अलग है। आप देखिए कि मनुष्यों के साथ रहने वाले कुछ जानवर भी आपस में दूसरी प्रजातियों के साथ रहना और पहचान बनाना सीख लेते हैं। तो कम से कम मेरा विनम्र निवेदन है कि हम अपने आप को जानवरों से जुदा खड़ा करें और अपनी पहचान बनाएं। इस आधार पे ना जुड़ें कि ये मेरे जैसा है और ये आइडेंटिटी, बेसिकली ये आइडेंटिटीज भी तो कंस्ट्रक्टेड है, बनाई हुई है। तो जो चीज नकली है, किसी ने बनाई, हम उसको सच्चाई मानकर क्यों चल रहे हैं? इस नकली पने को हम कहें कि ये पहचान नकली है। दूसरा, हम अपनी पहचान खुद तय करें, और ये पहचान हम तय कर रहे हैं। आज देखिए मूल निवासी की जो संकल्पना है, ये अपनी पहचान खुद तय करना है, ये किसी ने हमें नहीं दी। आपकी जातियां और उपजातियां आप बताइए मुझे, हमने तय करी या हमें दी गई? कि तो ये दिया हुआ नकली नाम और नकली पहचान छोड़कर हमें अपनी पहचान और अपना नाम बनाना चाहिए। एक जरूरी बात जो बाबा साहब के राइटिंग्स में है वो है कि फ्रेटर्निटी पे अगर हम जोर दें, भ्रातृत्व पर, और उसमें खास बात है कि सुख में आप भले ही साथ ना हो, दुख अगर आप शेयर करते हैं। और मूल निवासी समाज के पास दुख और दुख के अलावा है क्या? किसी के पास थोड़े संसाधन हो सकते हैं, किसी के पास पहचान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो आर्ग्यूमेंट यही है जिसकी वजह से ये पूरी राजनीतिक डिबेट चल रही है कि इन मार्जिनलाइज्ड लोगों को, जिनको हम एसटी, ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज कहते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि इससे तय हो, जब राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो रिसोर्सेज का बंटवारा फिर से और ठीक तरीके से हो पाएगा। तो इस ऐसा बनने के लिए इन बड़ी आइडेंटिटीज से जुड़ना और उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन होना और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना, तो ये दोनों पहलुओं की जिम्मेदारी है, एक जुड़ने वालों की भी, दूसरा जोड़ने वाले संगठनों की भी, कि उनकी पहचानों को, उनकी अस्मिताओं को इसमें स्थान मिले और वो अपने आप को सम्मिलित महसूस करें। जी, तब जाके मुझे लगता है ये बड़े वाद से हमारा बड़ा वाद, जिसको हम फुले अम्बेडकरी वाद कह रहे हैं, वो लड़ेगा और लड़कर जीतेगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाशंकर सर से आज के विषय पर कंक्लूडिंग मैसेज लेना चाहूंगा, एकदम संक्षिप्त में सर, हमारे पास केवल 1 मिनट का समय है। जी थैंक यू प्रदीप। जैसा
डॉक्टर विनोद आर्या जी ने कहा कि जो आज का सब्जेक्ट है, खापर्डे साहब का वक्तव्य है, वो बहुत ही रिलेवेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए, और हमें जाति चेतना की स्टंटबाजी करने की बजाय जमात बनाना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पर बनाना चाहिए, मूल निवासी पहचान के आधार पर बनाना चाहिए, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर बनाना चाहिए, और संविधानवाद व्यक्तिवाद की बजाय संविधानवाद के आधार पर बनाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जाति चेतना की बजाय जमात के आधार पर संगठित हो सकते हैं और अपने समाज को, जो बाबा साहब का सपना था, शासक करती जमात, हम बना सकते हैं। जय भीम, जय मूल बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, जय मूलवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों का मैं MNT न्यूज नेटवर्क की ओर से और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज के जो इस महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों ने उपस्थित रहकर हमें आपका विचार दिए, कीमती समय दिया। पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे और आपकी अनुमति लेकर मैं कल के कार्यक्रम की यहाँ पर दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। जय भीम, जय मूलवासी। आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे विभिन्न मुद्दों पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। साथियों, कल के विषय के बारे में हम बताने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो साथी नए जुड़े हैं हमारे साथ इस विषय पर ये चर्चा सुनने के लिए, कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके यहाँ पर जुड़ने की दस्तक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी मित्रों तक, आपके परिवार तक इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए। कल के विषय के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि MNT न्यूज नेटवर्क जो है अभी 7 भाषाओं में अपना कार्यक्रम कर रहा है। हिंदी, मराठी में तो रोज लगातार हमारे कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा हम उत्तराखंड के 2 भाषाओं में कार्यक्रम करते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली इस भाषा में, और तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी ये चैनल अभी हमारे हैं। तेलुगु के चैनल को भी अभी लगभग 1 वर्ष हमारा हो रहा है और हाल ही में हमने इंग्लिश वीकली शुरू किया है MNT न्यूज नेटवर्क में। प्रत्येक रविवार को रात्रि 8:30 बजे इंग्लिश वीकली होता है और प्रत्येक शनिवार को रात्रि 7 बजे कन्नड़ा भाषा में हमने अभी कार्यक्रम, कन्नड़ भाषा में कार्यक्रम शुरू किया है। इसका पहला एपिसोड शनिवार को इसका उद्घाटन हुआ। तो साथियों, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि MNT न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है MNT न्यूज नेटवर्क को, यूट्यूब पर कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है तो कृपया बेल की घंटी दबाइए, बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फेसबुक पर भी हमें लाइक और फॉलो कीजिए और फेवरेट मोड में आप इसको रखिए। कल के विषय के बारे में बताएंगे। कल का विषय है संत कबीर का अमर देसवा, संत रविदास का बेगमपुरा बनाम तुलसीदास का रामराज। इस विषय पर कल चर्चा होगी। संत कबीर का अमर देसवा और संत रविदास का बेगमपुरा बनाम तुलसीदास का रामराज। इस विषय पर हमारे साथ कल जुड़ेंगे मूल निवासी डॉक्टर मनोरमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय से। निवासी डॉक्टर रविंद्र श्रावस्ती हमारे साथ जुड़ेंगे, सामाजिक चिंतक और लेखक हैं महाराष्ट्र से। निवासी शील बोधी जी हमारे साथ रहेंगे, भारतीय सभ्यता के अभ्यासक है और सामाजिक चिंतक हैं दिल्ली से। तो साथियों, कल मंगलवार 22 जून को रात्रि 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल रात्रि 8:30 बजे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।